सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मेनली मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 68 बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी 68 पीटी का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट जो पीटी की आया है इसका जो मेंस का एग्ज़ाम 12 मई को संभावित है। इस बचे हुए 40 दिनों में किस तरह से तैयारी किया जाए कि मेंस का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और जब आप मेंस दें तो एक बेहतर वहाँ पे परफॉर्मेंस कर पाएँ। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस ये भी है, जब से बीपीएससी 68 पीटी का रिजल्ट आया है तब से काफ़ी सारा कॉल मैसेज इस बात को लेकर आया है कि एक वीडियो बना दीजिए कि बचे हुए दिनों में किस तरह से जो है ना तैयारी करनी चाहिए। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ वीडियो को पहले ही कि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस का था उसके बेसिस पे है और ये अप्लाई किया हुआ तरीका है। बाकी मानना या ना मानना ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, चीज़ें सुन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिनका भी 68 पीटी का रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई इसलिए भी क्योंकि आप जो है इस एग्ज़ाम का जो पहला जो राउंड होता है पीटी का और जो कि बहुत ही टफ होता जा रहा है पीटी बीपीएससी का डे बाय डे, उसको आप पार करके आए और आप 2.5 लाख स्टूडेंट में से सिलेक्ट हुए हैं। तो ये आपके लिए अभी तत्काल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब ये जो बड़ी उपलब्धि आपने हासिल किया है पीटी पास करके, अब इसको ऐसे ही मौका इसको नहीं गंवाना है। अब बचे हुए 40 दिनों में आप एक बेहतर रणनीति के साथ मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस ही वो एक ऐसा स्टेज है सिविल सेवा की तैयारी में जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो होगा तो आखिर तो यहीं से इसी मेरिट पे बनेगा और इंटरव्यू का भी मार्क्स जुटेगा, लेकिन मेनली आपका मेंस को ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे फेज में। तो अब यहाँ पे इस बचे हुए दिनों में जो किस तरह से मेंस की तैयारी करें उसी के रिगार्डिंग ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो है। जिनका भी 68 पीटी नहीं हुआ है उनके लिए बस अभी यही है कि 1-2 दिन आप आराम कर लें, उसके बाद आप 69 के लिए लगिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम 69 पीटी में भी बचा है। तो अभी 69 वाले क्या कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से 31 जुलाई तक पीटी कम मेंस दोनों पर है। 31 जुलाई तक, जब आपका अगस्त और सितंबर का महीना बचेगा, 2 महीने 60 दिन आप मेनली जो है पीटी पर फोकस हो सकते हैं। अभी फिर सुन लीजिए, जिनका 69 दिन को देना है 31 जुलाई तक पीटी एंड मेंस दोनों पर है और जब अगस्त और सितंबर महीना आएगा वहाँ आप ओनली पीटी पढ़ सकते हैं। बाकी 69 के लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो उसका वेट करना अभी। तो अभी इसमें मेनली मैं 68 मेंस के रिगार्डिंग ही बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जिनका भी 68 मेंस है तो उनको सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जाम आपका जो 12 मई को संभावित है। कई सारा कॉल में फिर इस बात को लेकर आ रहा है क्या एग्जाम का डेट बढ़ेगा। अभी आप ये मत सोचिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा, क्योंकि 67 मेंस में भी यही हुआ था, एग्जाम डेट बढ़ने का, हालांकि बढ़ा था लेकिन बहुत अधिक नहीं बढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है 12 मई को अभी मान के चलिए आपका एग्जाम हो रहा, अब इसी 12 मई को मानते हो आपको तैयारी अपनी आगे करनी चाहिए। तो अगर अभी से देखा जाए तो जो बचा हुआ दिन आपके पास है वो लगभग 40 दिन बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो एक दिन में अभी आपको 10 से लेकर 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस बहुत ही कम टाइम बचा है और बहुत लोग जिनका कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा इस भी दौर में गुजर रहे थे। तो अब कई लोग तो इसमें मेंस का तैयारी नहीं की है, तो अब उनके लिए आपको 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी बचे हुए दिनों में 400 से लेके लगभग आप जो है ना 450 घंटे अगर देंगे तो आराम से आप यहाँ पे जो है ना 480 के रेंज में मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं 900 में, क्योंकि आपका टारगेट 480 से लेके 500 होना चाहिए 900 में, तभी आप अच्छे रैंक ला पाएंगे। ठीक ना। अब आइए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, तैयारी करने से पहले हमको सिलेबस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक बार अगर सिलेबस पर गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पेपर अब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि हिंदी तो पहले से ही हो रहा था, अब ऑप्शनल पेपर जो होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये जो दोनों पेपर होने जा रहा है मेंस में, इसमें अधिक आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं लेने की आवश्यकता। जिस दिन पेपर होगा पेपर के 1-2 दिन पहले सिर्फ हिंदी व्याकरण का बेसिक आपको पढ़ लेंगे तो आपका आराम हो जाएगा। जहाँ तक ऑप्शनल पेपर की बात है तो आप ऑप्शनल कुछ ऐसा चूज करें जिस पर आपका कमांड हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और भी जो आपको अच्छा लगे, या जो आप पहले ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उसी को रख लें। और एक बार इसको बुक को अगर रीडिंग कर लेंगे तो आराम से 100 में से आराम से आप जो है 60 क्वेश्चन तो सही कर ही देंगे, अगर निगेटिव भी रहा तो, क्योंकि अभी इसमें निगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा अभी ऐसा कुछ तो फाइनल नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ऑप्शनल पेपर को लेके भी अब अधिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट आप आराम से इसको कर पाएंगे। अब सबसे जो बड़ी जो चुनौती आपके सामने है वो है जीएस पेपर फर्स्ट,
सेकेंड और एक नया जो एसे ऐड हुआ है ये, तो चूंकि एसे पहली बार हुआ तो अब ये चुनौती तो है। तो अब इन मेनली जो जिस पर फर्स्ट है, सेकेंड है और जो एसे है, इसमें कैसा आपका अप्रोच, मतलब मैं इसी पर मेनली डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए जीएस पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें एक सेक्शन आपका हिस्ट्री का होता है, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है मेंस में जहाँ पे टॉपिक फिक्स है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर महात्मा गांधी से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, वही चंपारण सत्याग्रह है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, या वीर कुंवर सिंह की भूमिका पूछेगा, या बिहार में 1857 क्रांति में लोगों की क्या भूमिका रही, तो वहाँ पे क्वेश्चन मोटा मोटी फिक्स है। अगर आप पिछले 5-6 साल का अगर प्रीवियस क्वेश्चन भी अच्छे से अगर उसको सॉल्व करके हिस्ट्री में जाएंगे तो आप वहाँ से इजीली जो है 3 क्वेश्चन जो है लिख पाएंगे। अब चूंकि एक दिक्कत यहाँ पे ये हो गया कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो अब मेरे ख्याल से हिस्ट्री में लगभग आप 20 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट में पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका, तो वीर कुंवर सिंह की भूमिका अगर पूछेगा शॉर्ट में, अगर 100 वर्ड में, आपको इस आंसर को 100 वर्ड में भी लिखने आना चाहिए। आप पूछेगा मौर्य कला की प्रमुख विशेषता, तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषता का आपको 100 या 120 वर्ड में भी लिखने का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो 20-25 आप प्रैक्टिस कर लेंगे हिस्ट्री, तो आपका आराम से वहां से हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। मेनली दिक्कत है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स और फर्स्ट पेपर आपका जो डीआई का सेक्शन होता है, आपको ये करना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जो आपको डीआई पर फोकस करना चाहिए और करंट अफेयर्स पे पेपर फर्स्ट में अच्छे से, बाकी हिस्ट्री भी करें लेकिन मेनली आपको एरिया यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आपका जो सेकंड पेपर जो सेक्शन है सेकंड पेपर का, उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और साइंस टेक। तो अभी जिस तरह से पॉलिटी का क्वेश्चन का नेचर बदला है और इकोनॉमिक्स में जिस तरह फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्वे से उठा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी आपका सेक्शन, ये तीनों सेक्शन है, ये भी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। बाकी ऐसे तो बिल्कुल ही नया है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना प्रैक्टिस ही जान बचा सकता है। प्रैक्टिस 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 ही इसमें आपको, मतलब कम से कम 50 ऐसे तो आपको एग्जाम देने से पहले जो है लिख के जाना ही चाहिए, तभी आप वहाँ एक बेहतर कंडीशन में रहें। क्योंकि 3 घंटे में 3 एफए लिखना है, और वहाँ पे ऐसा एफए होगा कि पता चलेगा कि ऐसे यही नहीं पता चलेगा ऐसे पूछ क्या रहा है, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इन सब सिलेबस को देखते हुए कौन सा एरिया पे अभी फोकस होना चाहिए, तो मेरा जो जहां तक मानना है कि वो सबसे बड़ा सेक्शन डीआई है, जहां पे आपको फोकस करना ही चाहिए। अभी से लेके अगले 40 दिन तक आप ये गांठ बांध लें कि नहीं, हमको डीआई तो पर डे 2 बनाना ही बनाना है, मिनिमम 2 है, बाकी आप 3, 4, 5 भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्या सॉल्व करना है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी डीआई में पूछा हुआ है ना, वो आप उसको सॉल्व करना, बाकी कुछ और प्रैक्टिस करें। जैसे कि आर.एस. अग्रवाल का बुक जो उसके सबसे लास्ट में जो मैथ के बुक में दिया हुआ है, वो फिर डीआई का सवाल पाई चार्ट का है, टेबल का है, आप वहाँ से उसको सॉल्व करें। डीआई क्योंकि ये 72 मार्क्स का है और ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बहुत लोग इसकी महत्व को नहीं समझते, लेकिन मेरा सलाह है कि इसको आप अगर इग्नोर करेंगे, समझिए आप मतलब कि रेस से बाहर हो रहे हैं। एक दिन अगर आप डीआई नहीं सॉल्व किए, समझ आप उसको रेस से बाहर हो रहे हैं। इसलिए मेरा सलाह है बस कि आप इसको बनाना ही बनाना है। बाकी दूसरा एसे में आपको फोकस करना ही पड़ेगा। पर डे आपको 2 से लेके 4 घंटा तक आपको एसे प्रैक्टिस या एफए के कंटेंट जमा करने में क्या उसमें लिखना चाहिए, इसमें आपको देना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स, अब करंट अगर आप सेकेंड पेपर को देखिएगा सही ढंग से, चाहे वो पॉलिटी का क्वेश्चन हो या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन या ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, साइंस टेक का क्वेश्चन हो, ये सारा क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़ के पूछ रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर देखिएगा तो वहाँ क्या पूछ रहा है, वहाँ पूछ रहा है कि मानव संसाधन या जनगणना का लाभांश पूछा जा रहा है। वहाँ पे एमएसएमई का जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री है उसका परिभाषा पूछा जा रहा है। लेटेस्ट में सरकार उसके लिए क्या स्कीम चला रही, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स की बिहार पिछले कुछ वर्षों में जो है 2 अंकीय विकास दर की वृद्धि कर रहा है। आखिर वो कौन कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो कि इसमें बड़ा योगदान दे रहा है। मतलब कि ये जो पूरा सेकंड पेपर है मेरे ख्याल से ये पूरा करंट बेस हो गया। हाँ, कुछ ट्रेडिशनल पूछता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स इस तरह से पढ़िए ताकि पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन और साइंस टेक का सेक्शन आपका इसरो। अब देखिए इसरो की आगे क्या उपलब्धि होने वाली है या इसरो का आगे का लक्ष्य क्या है, जब तक आप ये डेली करंट नहीं पढ़ें तो आपका बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो वहाँ पर इन चारों सेक्शन को आप बहुत ही बारीकी से पढ़ें, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा जान लीजिए कि कुछ इसमें आपको बेसिक की नॉलेज पड़ेगी। जैसे पॉलिटी का जो सेक्शन है, जैसे क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना, क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना
के जो कुछ तत्व देता है, जैसे धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतंत्र हो गया, तो इसकी व्याख्या करें और इसके संवैधानिक प्रावधान की भी चर्चा करें। अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता पूछा है या न्याय पूछा है, अब न्याय क्या है और न्याय से संबंधित किस किस आर्टिकल में कौन कौन सी बात है, तो ये आपको थोड़ा ट्रेडिशनल पढ़ के जाना पड़ेगा। तो पॉलिटी में थोड़ा सा कुछ आर्टिकल का, अधिक आर्टिकल का ज्ञान नहीं है। हाँ, जैसे कब पूछता है, कभी पूछता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन कर। अब मौलिक अधिकार का वर्णन करत अगर जब आप आर्टिकल नहीं लिखेंगे कि हाँ 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या, तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कम हो सकता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए जो आप जो है ना कुछ जो है ना इस पॉलिटी के सेक्शन में आप आर्टिकल याद कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर की क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो पॉलिटी में बेसिक में कुछ लक्ष्मीकांत का यूज करते हो, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राष्ट्रपति का कैसे चुनाव की उसकी प्रक्रिया है, राज्यपाल की कुछ शक्तियां, मुख्यमंत्री के कुछ कार्य, चुनाव आयोग के कुछ कार्य, जाति, धर्म, ये सब जो न्यायपालिका के कुछ जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, एक बार लक्ष्मीकांत को उठा के पढ़ लीजिए, उससे आपका हो जाएगा। बाकी पॉलिटी को जोड़ता तो करंट से ही है। अब पूछेगा कि वर्तमान में केंद्र राज्य संबंध क्या तनाव के मुद्दे हैं। आज भी जब मैं बिहार का वीडियो बता रहा था, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से जिक्र करंट डेटा के साथ किया था। इसलिए केंद्र राज्य संबंध अगर पूछेगा, आपको लेटेस्ट डेटा देना पड़ेगा। और देखिए 67 में पूछा भी, कोविड-19 का महामारी के दौर में संघीय स्वरूप का ढांचा कैसा था। अब वित्त आयोग पूछेगा, नीति आयोग पूछेगा, जब तक उसमें आप लेटेस्ट नहीं दिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो पहले आप एक बार ट्रेडिशनल पढ़ लीजिए इस बुक को, लक्ष्मीकांत को, उसके बाद उस हर एक टॉपिक को करंट से जोड़िए। जैसे राज्यपाल है, पूछता है कि राज्यपाल कैसे एक ने एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब तक एजेंट के रूप में कार्य करने मतलब कि अभी वर्तमान में पिछले 5 महीने में राज्यपाल को लेकर क्या क्या विवाद रहा है, जब तक आप लेटेस्ट डेटा नहीं लिखें तो नहीं होने वाला है। अगर न्यायपालिका पर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लेटेस्ट क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रहा है, ये आपको लिखना बहुत ही जरूरी, तभी आपका आंसर बेहतर होगा। तो इसको मतलब पॉलिटी में थोड़ा सा बेसिक और अभी करंट से जोड़ के आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है, इसमें आपको सबसे पहले कुछ डेटा एंड फिगर होना चाहिए। कई लोग का ये मानना होता है कि नहीं डेटा लिखना नहीं पड़ता, लेकिन आप 66 का 65 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उठा के देखिए, वहाँ आपसे डेटा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, साइंस टेक्निक में पूछा था कि बिहार जो है ना पिछले कई वर्षों से बाढ़ और सूखे से प्रभावित रहा और काफ़ी जान माल की हानि होती है। काफ़ी जान माल की हानि होने का मतलब है आपको आर्थिक और कुछ ना कुछ डेटा तो देना पड़ेगा ना। और ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे को पेज बाय पेज लाइन लाइन पढ़ डालिए। और अगर आप इस सर्वे को बिहार का अगर पढ़ लेते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको वहाँ इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन आप इजीली लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा जल जीवन हाइवे पर शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, अभी आप इस साल का सर्वे उठा के देखिए, जल जीवन के बारे में काफ़ी बेहतरीन से लगभग 300-400 वर्ड में दिया, आप वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। जीविका कार्यक्रम, जीविका को देखिए, जीविका जो पिछली बार 67 में पूछा है, जीविका के बारे में सर्वे में बहुत ही अच्छे से दिया है। जिनको भी 68 देना है उनसे बहुत ही मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इस सर्वे को लाइन बाय लाइन पढ़ डालें, पूरा पेज पढ़ डालें। बाकी बजट का भी कुछ डेटा देख लीजिए, उसके साथ साथ कुछ जो केंद्र का जो बजट है सर्वे है उसको भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ताकि आपको कुछ डेटा वहाँ से मिल जाएगा। बाकी कुछ स्कीम जितनी भी आई है, चाहे कृषि में है या उद्योग में है, स्कीम को भी आप कर डालिए। बाकी इसमें गरीबी है, कृषि है, ये सब टॉपिक तो है ही। कृषि में क्या समस्या है, अभी लेटेस्ट सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार की जो भी कृषि रोड मैप है, इन सबको आपको इसमें अवेयर होना पड़ेगा। बाकी ज्योग्राफी में जो बहुत ही पॉपुलर है, उसमें इंडस्ट्री, फिर पॉपुलेशन, फिर प्लानिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जा रहा है। इन सब सेक्शन को आप बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकते। बाकी साइंस टेक में देखिए पूछे इसरो तो आपको अच्छे से करके जाइए। एनर्जी का टॉपिक परमाणु ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, यहाँ से पूछेगा। नैनो टेक्नोलॉजी है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, रोबोट है, प्रदूषण है, कंप्यूटर है, यहाँ से क्वेश्चन आप देखिए लगातार पूछा जा रहा है। तो अगर आप सेकेंड पेपर में इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे ना, मेरे ख्याल से आपका चीज़ें बेहतर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का था दायरा, कृषि, इंडस्ट्री, जनसंख्या, जनसंख्या लाभांश, मानव विकास, समावेशी विकास, सतत विकास, इन सब पर फोकस करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में नदी जरूर परियोजना हो सकता है, उद्योग पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि से जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पे प्लानिंग की जो जितना भी हमारे देश में प्लानिंग हुआ है उसका क्या उपलब्धि रहा है, WTO में क्वेश्चन जोड़ के पूछ देता है। तो इन सब पर आप फोकस करेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी अब जहाँ तक बात रहा एसे का, तो एफए के लिए मेरे ख्याल से आप क्या करें, पर डे जो है ना 3 से 4 घंटा आप एसे में दें और मिनिमम 40 क्वेश्चन जो है ना मिनिमम लिख लें, प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम में जाने से पहले 40 क्वेश्चन, कुछ आर्थिक पे, सामाजिक पे, राजनीतिक पे, कुछ दार्शनिक पे, या कुछ जो है ना ऐसे थॉट वाले क्वेश्चन, जैसे कि भोजगरी कोहरा। अब ऐसे सब
क्या लिखेंगे। मैं बाकायदा इस एसे को मेरे ही इस प्लेलिस्ट में जाइए, भोज घड़ी कोहरा को मैंने काफ़ी अच्छे से एसे बताया है, या युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक ना। तो ये सब एसे जो है ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 40-50 के रेंज में करके जाइए, तो आप वहाँ एग्जाम में इजीली उसको लिख पाएंगे। और मेनली एसे में करना क्या, कोई भी यूपीएससी है, यूपीपीसीएस का कोई भी एसे का टॉपिक लीजिए, उसमें सोचिए कि आखिर इसमें हम एसे में क्या क्या लिखेंगे, उसको डायमेंशन ब्रेक कीजिए कि हाँ, जैसे कि एक मैं सिंपल देता हूँ, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति आपका एसे का टॉपिक है। तो अगर आप हमारे नहीं लिख रहे हैं, तो आप इस युवा शक्ति बिहार की प्रगति को सोचिए, इसमें क्या क्या दायरा हो सकता है, युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, क्या सामाजिक में, क्या आर्थिक में, क्या राजनीतिक में, क्या खेलकूद में, कैसे बिहार जितना भी पिछड़ा हुआ है, क्या इस युवा शक्ति के बल पे बेहतर जा सकता है, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इन सब बातों को जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा। आप यहाँ इतिहास का कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जब यंग थे तो कई सारे आंदोलन में भाग लिए, लोहिया जी थे, और भी कई सारे लोगों का एग्जाम, खुदीराम बोस, तो यंग लोगों क्या कहते हैं आपका भगत सिंह, ये लोग यंग लोग थे, उन्होंने यंग लोग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही क्या कर दी, बदल दी। इसका मतलब युवाओं में वो जोश होता है जो कि किसी भी राष्ट्र के जन प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो आपको ऐसे करके सोचिए कि इसमें क्या क्या हम लिखें, ताकि आराम से लेकर आप ऐसे को 800 से लेके 1000 वर्ड में लिखने के लायक है। आपको थॉट प्रोसेस अभी से ही करना पड़ेगा और डेली आप जरूर करें, ठीक ना। तो अब तो इसमें हो गया, अब वही है कि जब आप इतना करेंगे तो अब इसमें एक दिन में कितना कैसे क्या पढ़े मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए अभी मोटा मोटी आप एक दिन में 10 से लेके 12 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकते, लेकिन 10 घंटा सफिशिएंट है। अब 10 घंटे में पहला तो काम वही करें, डीआई, जैसे सुबह जगह डीआई 1 घंटा 2 डीआई तो पक्का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, डीआई नहीं बनाने का मतलब है आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। मैं पहले बाद में कई लोग हमको कॉल करके बोलेंगे कि मैं डीआई नहीं बनाया, आप गलती खुद कर रहे हैं। डीआई आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। फिर करंट अफेयर्स 2 से 3 घंटा आप पढ़ें, और करंट अफेयर्स क्या करें, जनवरी 2022 से लेके लगभग आप अप्रैल 2023 तक का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मेंस के रिगार्डिंग है, और ये आपको टॉपिक मिलेगा कहाँ, या तो आप क्रॉनिकल का पिछले 1 साल का ना जो भी एडिटोरियल उसका आया है आपको किसी भी फोटोशॉप में मिल जाएगा, उसको ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो हमको बोलिएगा, एक फोटोकॉप वाला है, वो फोटो दुकान वाला है, वो आपको पहुंचा देगा। बाकी नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण का पिछले 1 साल का जो उसका जो एडिटोरियल आलेख आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बीच में आता है। या नहीं तो दृष्टि आईएएस का भी मैगजीन आप 1 साल का फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो विजन आईएएस का। तो मेरा अगर सलाह मानिएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण के साथ जाइए और क्रॉनिकल के साथ जाइए। आप ये दोनों, क्योंकि बीपीएससी के लिए अभी मेरे ख्याल से यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि दृष्टि आईएएस भी और ये भी दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन आप 2 मैगजीन के साथ जाइए और यहाँ आप पिछले 1 साल के सारे घटनाक्रम को पढ़ लेंगे, आपका करंट यहाँ से बिल्कुल ही नहीं छूटने वाला है। बाकी एसे के लिए आपको 2 से 3 घंटा दीजिए, एसे पढ़िए, एसे लिखिए भी, और आंसर राइटिंग तो आपको 2 घंटा करना चाहिए पर दिन में। कोई भी क्वेश्चन लिए, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, करंट, कुछ भी, मतलब एसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से चीज़ें करें तो मेरे ख्याल से बचे हुए 4 दिन में आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। मेनली आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेनली आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स के सेक्शन पे। करंट अफेयर्स में पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन, साइंस टेक का सेक्शन जोड़ते हुए पूछ रहा है। अगर पूछेगा पीएम गति शक्ति योजना है, या भारत मेक इन इंडिया है, या अभी प्रोत्साहन लिंक एक स्कीम है, ये काफ़ी सारी स्कीम है। साइंस टेक में प्रदूषण, अभी वायु प्रदूषण काफ़ी बड़े लेवल पे चर्चा का विषय है, कैसे साइंस टेक इसको खत्म कर सकता है, बार्फ को कैसे साइंस टेक खत्म कर सकता है। तो एक बार मेरा सलाह ये होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है पिछले 8-10 साल के बाद देख लीजिए, सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर की क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो आप वहाँ से भी आपको बहुत सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको करें। अब अंतिम में जब आप कुछ तैयारी करें, और तैयारी के साथ आपको टेस्ट भी देना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी बचे हुए चाहिए आपको टेस्ट जीएस का कम से कम मिनिमम जो है ना 2 या 3 दीजिए, फर्स्ट सेकंड का भी 2 या 3 दीजिए, और एसे का कम से कम 5 टेस्ट आप जरूर दीजिए। ये आपको हैबिट होना ही चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है 67 में से कई सारे से मेरा बात हुआ, उनका कहना था कि एग्जाम में टाइम नहीं बचा, टाइम क्यों नहीं बचा, क्योंकि वो एग्जाम से पहले वो मेंस का प्रैक्टिस करके ही नहीं गए। इसलिए आपको 3 घंटे में 8 क्वेश्चन लिखना। अब 8 के आप तो समझिए कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आंसर होगा, उसमें
आपको 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल लिखना पड़ सकता है। फिर जो चौथा क्वेश्चन होगा वहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा। तो कहने मतलब कि अब तो शॉर्ट आंसर अगर पूछेगा तो वहाँ तक क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। होता है क्या कि अगर आप एक ही क्वेश्चन लिख रहे तो वहाँ अधिक टाइम लगता है, लेकिन अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन चेंज होगा, आपको लिखने का फ्लो भी टूट जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, वो भी 3 घंटे के अंदर सारा पेपर सॉल्व करना। ये आपको टेस्ट से ही आपको ऐसा जो है ना आ सकता है। इतना इसको आप करें। बाकी देखिए अब मेरा जो है ये यूट्यूब चैनल किस तरह से आपको इस मेंस की तैयारी मदद कर सकता है। पहली बात तो हिस्ट्री का पूरा वीडियो जो है ना बेस्ट कंटेंट के साथ जो है ना आपको हमारे इस यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप हिस्ट्री का पूरा वो वीडियो देख सकते हैं और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। पॉलिटी सेक्शन का जहाँ तक बात है, लगभग पॉलिटी का पूरा वीडियो जो है ना इसी यूट्यूब पर बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लगभग इस यूट्यूब पर मेरा 30 जो है ना मॉडल आंसर दिया गया है। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसको साइंस टेक का है और आईआर का एक आपका मॉडल से बेस्ट मॉडल फॉर दिया, आप इसको देख सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स का जो है ना एग्रीकल्चर का आपको वीडियो मिल जाएगा, इंडस्ट्री का यहाँ वीडियो मिल जाएगा। साइंस टेक का वीडियो हमारे इस यूट्यूब पर नहीं है, तो हालांकि लास्ट बार जो 67 में मैं नहीं बना पाया था, इस बार लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ दिन में आपको ये पूरा का वीडियो यहाँ पे साइंस टेक का मैं डाल दूँ। और जहाँ तक बात रहा एसे का, मेरा एसे का लगभग 8 वीडियो इसी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, और कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, सब कुछ को मैं बारीकी से डिस्कस किया और बाकायदा कई तो मॉडल आंसर भी डिस्कस किया गया। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप यहाँ से देख सकते हैं। मोटा मोटी आपको पूरे मेंस में ये हमारा चैनल जो है ना आपको यूजफुल लगेगा, आप उसको जाके देखें और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी जो है ना जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है तो मेरे द्वारा जो है ना अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो 29 मार्च से शुरू हो जा रहा है, और इसमें 29 मार्च से जो मैं प्रोग्राम शुरू करा, इसमें पर डे मैं 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो कवर कराऊंगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चन मान लीजिए जीएस का दूंगा, मतलब कि हिस्ट्री का हो सकता है, वो पॉलिटी का हो सकता है। बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपको करंट कराऊंगा, करंट को जो मतलब आपका ट्रेडिशनल और करंट दोनों में एक साथ पहले करूँगा, और बाकी डीआई का प्रैक्टिस करा दूंगा। और पर डे मैं एक एसे भी दूंगा और सबका मॉडल आंसर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मॉडल आंसर हिंदी एंड इंग्लिश में इसमें प्रोग्राम में चलेगा। और ये 40 डे का प्रोग्राम है, और 40 गुना 5 200 प्लस क्वेश्चन जीएस में। बाकी जो है ना आप समझिए कि 100 प्लस आपको क्वेश्चन ऐसे का करा दूंगा। बाकी जो है टेस्ट सीरीज भी चलेगा। एक और प्लानिंग है क्रैश कोर्स लाने का, जिसमें कि 30 वीडियो मैं लाऊंगा क्रैश कोर्स में 68 मेंस के रिगार्डिंग, जिसमें कि लगभग 6 से 7 वीडियो हिस्ट्री का रहेगा, लगभग 15 वीडियो पॉलिटी का रहेगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का लगभग 10-15 वीडियो रहेगा, ऐसे साइंस टेक का लगभग 5-6 वीडियो रहेगा, करंट अफेयर का वीडियो रहेगा। तो मतलब लगभग कि समझिए कि इसमें 30-40 वीडियो में लाऊंगा, और मैं कोशिश करूँगा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसी को लेकर ये क्रैश कोर्स रहेगा, और इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मेंस में नहीं छूटे, ठीक ना। तो ये 1 तारीख या 2 तारीख से शुरू होगा। तो जिनको भी जो भी प्रोग्राम चाहिए वो नीचे नंबर दिया गया, वहाँ आप कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी आप पर है, मेरा यूट्यूब पे काफ़ी सारा डेली करंट अफेयर्स भी बिहार का आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि बिहार डेली न्यूज एनालिसिस जिनको भी 68 मेंस देना है, आप इसको ज़रूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि इफ़ जो मेरा डेली वीडियो आता है इसमें मैं क्या करता हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर। आज मैं किया था केरला संबंध, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। इसके पहले मैं राजनीति, धर्म, जाति की राजनीति या और भी कई सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और वहाँ पर डे 1 या 2 मेंस का क्वेश्चन डिस्कस मैं आगे भी करूँगा। तो आप उसको जरूर देखें। आधे घंटे का वीडियो होता है जो आपको बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। बाकी अब ऐसे का भी कुछ मॉडल यूट्यूब पर आते रहेगा, तो उसको भी देखें। बाकी जो है ना कि जिनको भी जुड़ना है नीचे नंबर है उसको कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।